जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि 12th लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में। गाइस वैसे तो इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन किया जाएगा कि अगर आप दोनों लेवल पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे और क्या डिफरेंस रहेगा दोनों लेवल पर अप्लाई करने का। एंड मेनली आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि कैसे आपको 12th लेवल पर अप्लाई करना है। मैं आपको छोटी सी चीज़ एक और ये भी बता दूं कि जब आप इसमें किसी भी लेवल पर अप्लाई करते हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल हो या फिर आपका ग्रेजुएट लेवल हो, तो उसमें बस जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस उसी वाले सेक्शन में आएगा जहां पर आप क्वालिफिकेशन की जानकारी भरते हैं। बाकी सभी की जानकारी सेम रहेगी। अगर आपने एक बार किसी लेवल पर अप्लाई कर लिया तो दोबारा जब आप दोबारा किसी दूसरे लेवल पर अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो आपको सेम इन्फॉर्मेशन बार बार भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वहाँ पर सेव होगी, आप उसको एडिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप क्वालिफिकेशन के सेक्शन में जाकर के उस लेवल पर जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन ऐड करके अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा अप्लाई करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि दोनों लेवल पर मिलाकर के आपकी 8,868 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि आपकी 3,058 वैकेंसी अंडर ग्रेजुएट लेवल पर है और बाकी वैकेंसी आपकी ग्रेजुएट लेवल पर है। फॉर्म आप लोग यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट लेवल के 28 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर 2025 तक भरेंगे। एंड अगर आप ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप 21 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि ग्रेजुएट लेवल पर कितनी वैकेंसी है और क्या सैलरी आपको उस पोस्ट पर मिलेगी, और अंडर ग्रेजुएट लेवल पर कितनी वैकेंसी, साथ ही साथ क्या सैलरी आपको उस पोस्ट पर मिलने वाली है। फिर पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की जानकारी देखेंगे, एज लिमिट देखेंगे। अगर फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 और एससी एसटी फीमेल ईबीसी के लिए 250। जहां पर जब आपका सीबीटी फर्स्ट हो जाएगा तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 400 रुपये फीस रिफंड होगी और बाकी कैटेगरी कैंडिडेट को पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। अब आप यहाँ पर पूरी तरीके से श्योर हो चुके कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। अगर आप एलिजिबल है और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके जब से ये लॉन्च हुई है 2024 या फिर 2025 में कोई भी फॉर्म भरा है, कोई सा भी जो कि इस वेबसाइट के माध्यम से भरा गया हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है। आपको दोबारा से नया रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे कि मुझे लॉगिन विद आधार इसका इस्तेमाल करके लॉगिन होना है या फिर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल। अगर ये सिलेक्ट करते तो आपको आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस या फिर नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया था उस वक्त वो, और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन करेंगे। देन आपको सिलेक्ट करना हो कि आप नंबर के ऊपर ओटीपी चाहते हैं या ईमेल के ऊपर, जो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे उसी के ऊपर ओटीपी जाएगा। जैसे आप ओटीपी डालेंगे तो आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। अगर गाइज आप ये वाला पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके उसको रिसेट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर डालना होगा या फिर ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ, और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड करना होगा। देन आपको मैसेज और ईमेल के माध्यम से आपका एक न्यू पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा ही नहीं, ना 2024 के अंदर ना 2025 के अंदर, आप पहली बार ये फॉर्म भरने वाले हैं, तो आपको पहले इसमें रजिस्टर होना होगा। इसके लिए आपको अकाउंट बनाना है। तो आप यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर नोट करके यही चीज़ बोली जा रही है जो कि मैंने अभी आपको बताई कि अगर आपने 2024 या 2025 के अंदर कोई फॉर्म भरा था CEN का, जो इस पोर्टल के माध्यम से भरा गया हो, तो आपको दोबारा से लॉगिन होने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा से रजिस्टर होने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन कीजिएगा। बट आप तो क्योंकि इस वाले पेज पर आए हैं, आप तो फ्रेशर है, आपने इसका इस्तेमाल करके पहले कोई फॉर्म नहीं भरा, तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिए कि मैं हाँ समझ चुका हूँ। अब आप यहाँ पर कंट्री ऑफ नेशनलिटी के अंदर सबसे पहले आपकी कंट्री बताएंगे, तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए अगर आप इंडियन हैं। फिर आपको फुल नेम के अंदर जो भी नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है वो नाम आप यहाँ पर डालिएगा। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछा है कि क्या आपने 10वीं के बाद आपका नाम बदला है। अगर बदला है तो यस करके आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपने नाम बदला है वो आप न्यू चेंज्ड नेम यहाँ पर डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। बट अगर आपने नहीं बदला 10वीं के बाद नाम तो आप नो कर देना। उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। पहले ईयर, उसके बाद में आपको आपका मंथ सेलेक्ट कर
लेना है और फिर यहाँ से डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अगेन आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देनी है, जैसे कि मैं आपको एंटर करके दिखा रहा हूँ। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जेंडर को भी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको फादर नेम डालना है, फादर नेम भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप मदर नेम डालेंगे और मदर नेम को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। मदर नेम भले ही आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ना हो, कोई इशू नहीं होगा, बट आपका नाम और फादर नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अब कॉन्टैक्ट डिटेल में आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और ईमेल डालेंगे, पहले ईमेल और फिर नंबर। और ध्यान दीजिए नंबर एक्टिव होना चाहिए, ईमेल भी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। तो आप ईमेल एड्रेस डालने के बाद जनरेट ईमेल ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो आप यहाँ पर डाल देना। फिर मोबाइल नंबर पर भी सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। उसके बाद नीचे 3 ऑप्शन है, वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड और आई डू नॉट हैव ए आधार कार्ड। तो आप यहाँ पर किस माध्यम से वेरिफिकेशन करना चाहते हैं? वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर अगर इसके लिए तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर के ऊपर। गाइज मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना करके रखा है और मैंने 2 अकाउंट बनाए हुए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें अलग अलग तरीके से आपको चीज़ें समझानी होती है, इसलिए मैं यहाँ पर नया जो अकाउंट है वो क्रिएट नहीं कर सकता, बट मैं आपको यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो आप वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहां पर अगर आपका अकाउंट बना हुआ है डिजिलॉकर के ऊपर तो आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे, नहीं बना हुआ है तो आप डिजिलॉकर का अकाउंट क्रिएट करते हुए वहां पर अपनी डिटेल्स की परमिशन देंगे। और अगर आप ये माध्यम सेलेक्ट नहीं करते तो आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, जहां पर आपको आपका आधार कार्ड नंबर डालना है और फिर जनरेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। आपके नंबर पर जो कि आधार के साथ में लिंक है, एक ओटीपी जाएगा जो आप यहां पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। और फिर आपको आई कंफर्म दैट आई एम 18 ईयर्स ओल्ड या फिर ओल्डर, यानी कि मेरी एज 18 प्लस या उससे ज़्यादा है, तो आप इसके ऊपर टिक कर देना। फिर गाइज आप यहां पर नीचे देखेंगे क्रिएट योर पासवर्ड, तो आप एक यहां पर अपनी चॉइस का पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो वो आप जान लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्पेशल कैरेक्टर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1 और कोई डिजिट भी होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना होगा, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर लेना है। फिर गाइज आप आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने आएगी, आप एक एक करके सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लेना। गाइज मैं आपको बता दूं कि आपको जब करेक्शन का टाइम मिलता है, मॉडिफिकेशन का टाइम मिलता है, तो उस वक्त आप जो अभी यहाँ पर रसन करते समय डिटेल्स भरते हैं, इनमें से एक भी जानकारी आप एडिट नहीं कर सकते उस वक्त भी, इसलिए जानकारी और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अच्छे से एक एक स्पेलिंग चेक करके आप भरे। तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जब आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करें तो आपके नाम की स्पेलिंग, आपके फादर के नेम की स्पेलिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो अन्य डिटेल है जैसे कि आधार नंबर या और भी जो चीज़ें यहाँ पर आपने भरी है वो आपको एक एक करके टाइम लगा करके, चाहे 5 मिनट लगे चाहे 7 मिनट लगे, अच्छे से चेक करनी है। और पूरी तरीके से श्योर होने के बाद ही आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सबमिट करना है, यानी कि फाइनल करना है। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाएगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको ईमेल के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से कंफर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप लॉगिन नहीं होते तो आपको होम पेज से यहाँ पर इसमें किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जैसे कि लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस जो अभी आपने रजिस्टर किया है, उसके बाद में जो पासवर्ड आपने बनाया वो डालेंगे और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो करंटली आरआरबी की वेबसाइट के ऊपर वैकेंसी एक्टिव है वो देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी दी गई है और फिर नीचे की तरफ आपकी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। मैं अभी मेनली पहले ये बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई करना है। अगर आप ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर इस वीडियो को वॉच करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कुछ ऑप्शन अलग आएगा तो वो क्वालिफिकेशन की सेक्शन का आएगा, बाकी ऑप्शन ऐसे ही रहेंगे जैसे कि आप यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई करते हुए देखेंगे। तो आप यहाँ पर टिक कर देना। पहले उसके आपको आपका जोन सेलेक्ट करना होगा, आरआरबी सेलेक्ट करना होगा जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर लेना, फिर यहाँ पर आप टिक करना और फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर की तरफ आपकी वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि अभी आपने OTR करते समय भरी थी और नीचे की तरफ जो इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है वो आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि एक ऑप्शन है मैरिटल स्टेटस का, तो अनमैरिड या मैरिड जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना।
लेना। रिलीजन आपका क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछे डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्सन, यानी कि जो आपको छूट मिलती है फीस के अंदर, जहाँ पर गाइज जनरल ओबीसी को जो 500 रुपये फीस पे करनी पड़ रही है, तो उनका सीबीटी फर्स्ट हो जाने पर उनको बाद में 400 रुपये फीस रिफंड की जाएगी और बाकी कैटेगरी कैंडिडेट को पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। तो क्या वो आप रिफंड चाहते हैं, यानी कि मैं चाहता हूं कि मुझे सीबीटी फर्स्ट हो जाने पर मेरी फ़ीस वापस मिल जाए, जो तरीका है फ़ीस वापस होने का, तो आप यहां पर यस कर देना। अगर आपने इस ऑप्शन में नो कर दिया तो गाइज जब इसमें फ़ीस रिफंड का प्रोसेस होगा तो भी आपको फ़ीस आपकी रिफंड नहीं की जाएगी, क्योंकि आपने मना कर दिया कि मुझे फ़ीस वापस नहीं चाहिए, आप मेरी फ़ीस रख लीजिए। इसलिए कह रहा हूँ कि सभी कैंडिडेट को यहाँ पर यस करना है अगर वो फ़ीस रिफंड चाहते हैं। इसके बाद मदर टंग यानी कि मातृभाषा क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, एग्जाम आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे फिर इसी लैंग्वेज में आपको आपका एग्जाम देना होगा। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, जलने का, कटने का या फिर कोई बर्थ मार्क, वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर कोई सेकंड मार्क है, जैसे कि एक से ज़्यादा मार्क आपकी बॉडी के ऊपर मार्क है तो आप दूसरा मार्क यहाँ पर लिख देना। इसके बाद आती है कम्युनिटी यानी कि कास्ट कैटेगरी, जैसे कि अनरिजर्व्ड है तो आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा, बट अगर आपकी कैटेगरी एसटी है तो आपके सामने एक अतिरिक्त ऑप्शन आएगा। और ये जो आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे वो कुछ इस तरह का रहेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर एसटी कैटेगरी सेलेक्ट किया तो इस तरह का ऑप्शन आया जहां पर पूछा है नेम ऑफ द ट्राइब, आपकी ट्राइब का क्या नाम है। मैं आपको यहां पर अभी वीडियो के अंदर एक सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट शो कर रहा हूं जहां पर मेन डिटेल्स मैंने हाइड कर रखी है, तो इसमें यहां पर आपको ट्राइब देखने को मिल जाएगी। ट्राइब मींस आपकी कैटेगरी भी हो सकता है, यानी कि आपकी कास्ट, तो जो भी आपकी ट्राइब है, जैसे कि यहाँ पर तेली लिखा हुआ है, ये आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रमाण पत्र क्रमांक और आवेदन क्रमांक। तो जो प्रमाण पत्र क्रमांक है यही आपका सर्टिफिकेट नंबर है, वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद आता है कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, तो इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा ये जारी होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने जारी किया है। अगर आप यहाँ पर इस सर्टिफिकेट में नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है तहसीलदार। आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें सक्षम अधिकारी के बाद में जो भी लिखा है उसको आप यहाँ पर सक्षम जो आपकी अथॉरिटी है वो मानेंगे। तो आपको यहाँ पर आना है और इसमें सेलेक्ट कर लेना है आपका तहसीलदार। अगर आपको यहाँ पर तहसीलदार दिखाई दे रहा है तो आप इसमें इसको सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर जैसे कि तालुका मजिस्ट्रेट है तो तालुका मजिस्ट्रेट भी तहसीलदार को ही कहा जाता है, या फिर रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको वहाँ पर हिंदी में देखने को मिल रहा है कि किस अथॉरिटी ने इसको जारी किया है तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जो भी पोस्ट आती है वो पोस्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद गाइज आप देखेंगे इश्यूइंग स्टेट, तो ये जो सर्टिफिकेट है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी हुआ है, तो यहाँ पर आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में किस डेट में जारी हुआ है, तो इसमें जारी दिनांक लिखी है 15 फरवरी 2025, तो आपको यहाँ पर जो भी आपके सर्टिफिकेट के ऊपर डेट देखने को मिल रही है वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करनी होगी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर आएगा आपका डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रैवल पास फॉर द एग्ज़ाम, यानी कि जो रेल ट्रैवल पास मिलता है SC ST को, क्या वो आप लेना चाहते हैं। अगर आप लेना चाहते तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। यस करने पर आपको गाइज आपका जो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर यस किया, यस करने पर आप देख सकते हैं नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको बताना होगा कि आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन क्या है, साथ ही साथ आप उसको अपलोड भी करेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके जिसका साइज 400 KB से कम और फॉर्मेट PDF का होना चाहिए। अगर ये इमेज के अंदर है तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे जान लीजिए। गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF, फिर पहले वाली वेबसाइट ओपन करना ये वाली, और सिलेक्ट JPG इमेजेस के ऊपर क्लिक करके जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट उसको सिलेक्ट करना और सिंगल क्लिक के अंदर आप उसको PDF के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे और वो फाइल आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। गाइज अभी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट की, तो ये मैंने दी है जो SC ST में आते हैं उनके लिए। अभी मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात उनके लिए भी करने वाला हूँ जो कि OBC कैटेगरी से इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो जब आप यहाँ पर OBC सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इन्फॉर्मेशन आएगी इस तरह से, जहाँ पर बोला है कि ओनली दोज कम्युनिटीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज SC ST एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग SC ST एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर में रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं उन्हीं को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अब सिलेक्ट कीजिए कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप क्रीमी लेयर है तो आपको यहाँ पर बोला है कि यू हैव इंडिकेटेड दैट यू डू नॉट फॉल अंडर द OBC नॉन क्रीमी लेयर OBC NCL कैटेगरी, देयरफॉर यू विल बी कंसिडर एज ए कैंडिडेट ऑफ UR, यानी कि आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा अगर आप OBC क्रीमी लेयर है। बट अगर आप
ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है तो आप ये सेलेक्ट करेंगे और आपको बोला कि दी मैक्सिमम इनकम लिमिट इज़ करंटली ₹8 लाख पर एनम, जो कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का इशू होना चाहिए और इस 27 नवंबर 2025 के बीच में रहना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 27 नवंबर 2025 के बीच का आपका सर्टिफिकेट कास्ट का बना होना चाहिए ओबीसी वालों का। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ द कास्ट, तो आपकी कास्ट कौन सी है। ये जो आप सर्टिफिकेट वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं ये ओबीसी का ही है और सेंट्रल का ही बना हुआ है। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कास्ट कौन सी है। उत्तर प्रदेश स्टेट बिलोंग टू द तेली कम्युनिटी, यानी कि ये जो कास्ट है वो तेली हुआ। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपकी कौन सी कास्ट है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आएगा कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, तो ये जो प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने नंबर है वो आप यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर के अंदर लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने है कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, तो कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। यहाँ पर लिखा है तहसीलदार, और आपके सर्टिफिकेट में कैसे पता चलेगा वो भी आप देख लीजिए। आप देख सकते हैं सक्षम अधिकारी के बाद में स्लैश लगा करके तहसीलदार लिखा है, इसका मतलब इसको तहसीलदार ने जारी किया है। तो आप यहाँ पर इस तरह से वो सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपके सर्टिफिकेट में सक्षम अधिकारी के बाद में पोस्ट लिखी है वही पोस्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अगर वो हिंदी में लिखी हुई है तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ पर उस पोस्ट की को सिलेक्ट कर लेना। अब आएगा इश्यूइंग स्टेट, तो कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है। ये स्टेट जारी हुआ है उत्तर प्रदेश के द्वारा, तो मैं यहाँ पर इसमें सेलेक्ट कर लूँगा यूपी। फिर आएगा कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, तो ये जारी हुआ है 15 फरवरी 2025 को। तो आप यहाँ पर जो भी डेट में जारी हुआ है वो आप सेलेक्ट करेंगे। बट मैं आपको बता दूं कि जो आपका सर्टिफिकेट है ओबीसी वालों का कास्ट का, वो जैसे कि भी मैंने बताया भी था कि अप्रैल की एक डेट है, अप्रैल से लेकर के और 27 नवंबर 2025 के बीच का बना होना चाहिए। जिसका इसके पहले का होगा वो इसमें भर तो देगा डिटेल, बट वो वैलिड नहीं है, वो आपका बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे पोस्टल एड्रेस डिटेल, यानी कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। पहले स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका जो भी एड्रेस है कंप्लीट एड्रेस आप एड्रेस के सेक्शन में भर देंगे। और आपकी नियरेस्ट सिटी कौन सी है, मेजर टाउन जो आपकी मेन सिटी है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। और अपना पिन कोड भी यहाँ पर आपको खुद से फिल करना है। फिर नीचे एक लाइन है टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देना। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से आप परमानेंट एड्रेस भर देना। फिर आप सेव करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। बेंचमार्क डिसेबिलिटी मींस पीडब्ल्यूडी या मींस विकलांग या फिर दिव्यांग। इसके बाद आएगा स्क्राइब, तो इज योर राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड, यानी कि क्या आपको लिखने में प्रॉब्लम है और आप अफेक्ट है, उसका आपके पास सर्टिफिकेट भी है और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप बिल्कुल ठीक है ऊपर वाले की दया से तो आप नो कर देना। इकोनॉमिकली वीकर क्लास ईबीसी, अगर आप ईबीसी कैंडिडेट है, क्या आपको सवाल बेसिकली ये पूछा है कि आर यू एलिजिबल टू अवेल फी कंसेशन अंडर ईबीसी, यानी कि क्या ईबीसी के अंदर जो फी कंसेशन है क्या आप उसके लिए एलिजिबल है। अगर हाँ तो यस, यस करने पर आपको यहाँ पर संबंधित जानकारी देनी होगी, जैसे कि टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट बताना होगा, इश्यूइंग अथॉरिटी बतानी होगी, सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू। बट अगर आप यहाँ पर नहीं है, जैसे कि यहाँ पर सवाल आया था आपके सामने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, तो अगर आप इसमें नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर नो कर देना। फिर यहाँ पर सवाल है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज, क्या आप इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉय है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर सवाल है करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आप कोई करंट डिपार्टमेंट में काम करें इनमें से, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो सिलेक्ट कर ले। अगर आप बेरोजगार है, कोई जॉब नहीं करे या फिर छोटी मोटी जॉब करे जो आप बताना नहीं चाहते क्योंकि वैसे ही प्राइवेट है बहुत छोटी मोटी, तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद आप देखेंगे बैंक डिटेल, तो आपको यहाँ पर रिफंड ऑफ फी अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि किस अकाउंट के अंदर आप फीस रिफंड चाहते हैं उसका नाम आप यहाँ पर भरेंगे। अब आपका सवाल है कि क्या मैं किसी और बैंक डिटेल भी दे सकता हूँ, तो हाँ आप दे सकते हैं, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आपका बैंक अकाउंट है आप अपने ही बैंक अकाउंट की डिटेल भरें। अगर ना हो तब जाकर के आप अपना किसी और का डिटेल दे सकते हैं। फिर रिफंड ऑफ फी बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट का नंबर देना है, उसको दोबारा डाल करके कंफर्म
कर देना है। फिर IFSC कोड डालना है जो कि आपको आपकी पासबुक के ऊपर और चेकबुक के ऊपर मिल जाएगा, या फिर गूगल के अंदर अपने बैंक का नाम लिखना, ब्रांच का नाम लिखना और IFSC कोड लिख करके सर्च करना। तो आप ऑनलाइन वे में भी अपना IFSC कोड प्राप्त कर सकते हैं। वो आप डाल देना और कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना। देन आपको बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर सेव करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ जाएगा। मेरी जानकारी यहाँ पर पहले से भरी हुई है क्योंकि मैंने पहले भी फॉर्म भरे हुए हैं। तो अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने पहले से इन्फॉर्मेशन भर रखी है तो आपके सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना होगा और मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करना होगा। उसमें फिर आपको आपकी स्टेट बतानी होगी जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, फिर डिस्ट्रिक्ट बतानी होगी। उसके बाद में बोर्ड आपका क्या था, CBSE, यूपी या फिर कोई अन्य स्टेट का बोर्ड, साथ ही साथ डेट ऑफ पासिंग। ये इन्फॉर्मेशन आपको सभी आपके 10th के सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाएगी। उसके बाद 10th का रोल नंबर डालेंगे और आपका सीरियल नंबर भी डालेंगे 10th का, ये भी आपको सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और फिर आप इसको ऐड के ऊपर क्लिक करके ऐड कर देंगे। देन आप यहाँ पर इसमें सेलेक्ट कर लेंगे 12th। तो मैंने यहाँ पर 12th सेलेक्ट कर लिए क्योंकि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर 12वीं की योग्यता मांगी है। डिसिप्लिन में एनी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और फिर स्टेट में बताएंगे कहाँ से आपने की है, किस डिस्ट्रिक्ट से की है, और डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम बताना है। ये बताने के बाद में आप देखेंगे डेट ऑफ पासिंग। तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है और जो भी आपका डेट ऑफ पासिंग है वो इस तरह से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर आपको यहाँ पर परसेंटेज भर देनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके फिल कर देना। फिर पूछे डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और हिंदी ऑन कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर के ऊपर आपके पास इंग्लिश में या फिर हिंदी में टाइपिंग आती है। अगर आती है तो आप यहाँ पर यस कर देना, अगर नहीं आती तो नो कर देना। अगर आती है और सर्टिफिकेट नहीं है कोई तो कोई भी कोई इशू नहीं है, बस आपको आती है तब भी आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अगर चाहे इसमें आप यस करें चाहे नो करें, आपके फॉर्म के ऊपर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे आपकी पोस्ट प्रेफरेंस की जो लिमिट है वो बढ़ जाएगी क्योंकि फिर ऐसी पोस्ट भी आपको सजेस्ट हो जाएगी जहाँ पर टाइपिंग मांगी है। अब आप यहाँ पर अगर ग्रेजुएशन भी किए हो तो बैचलर डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप ग्रेजुएट वाले लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 10वीं के बाद में बैचलर डिग्री की इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जहाँ पर आप आपका डिसिप्लिन में ये सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका जो कोर्स का नाम है वो बताना होगा, स्टेट बतानी होगी, डिस्ट्रिक्ट बतानी होगी, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम बताना होगा और डेट ऑफ पासिंग और साथ ही साथ परसेंटेज। उसके बाद आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर आपका फोटो और जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर 3 अटैम्प्ट मिलेंगे। आपको नॉन वाइट कपड़े पहनने हैं, बैकग्राउंड आपको क्लियर रखना है, फिर सिग्नेचर भी अपलोड करना है। मैं आपको आगे इस वीडियो में एक अन्य वीडियो से जो कि मेरे ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई करते हुए उसमें बनाई थी उसका पार्ट ऐड करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है। सिग्नेचर का साइज बोला है कि 30 KB से लेकर के 49 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। जैसे कि डेमो के लिए मैं यहाँ पर एक फाइल आपको दिखाता हूँ सेलेक्ट करके। मेरे पास कुछ सैम्पल इमेज पड़े हुए हैं, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। अगर आपका साइज़ कम ज़्यादा हुआ तो वो इस तरह से एरर आता रहेगा जब तक कि आप यहाँ पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपका जो सिग्नेचर है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। चलिए मैं इस वाले सिग्नेचर को सिलेक्ट करके ओपन करके दिखाता हूँ। इस तरह से सिग्नेचर आएगा, आप इसको क्रॉप कर सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इस तरह से यहाँ पर। और फिर आप यहाँ पर इसको राइट कर देना और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा। अगर वो ब्लर हो रहा है तो आपको उसका जो वाइट पार्ट है यानी कि जो आपका सिग्नेचर है उसमें वाइट पार्ट होता है ना, आपको उतना ही सिग्नेचर रखना है जितने में सिग्नेचर है। बाकी जो वाइट पार्ट होता है जब आप उसको इस तरह से अपलोड करते हैं तो वो ब्लर हो जाता है, इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे आई हैव अपलोडेड माई ओन सिग्नेचर, इसके ऊपर टिक और सेव करेंगे एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। और गाइज मैं आपको जो आपका लाइव फोटो है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और बताता हूँ एक अन्य वीडियो से, थोड़ा एजुकेशनल पर्पज़ के रूप में। गाइज ये जानकारी उन कैंडिडेट के लिए जो कि फॉर्म मोबाइल से भर रहे हैं और वो अपना फोटो मोबाइल से अपलोड करना चाहते, तो आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको कुछ ऐसा विकल्प देखने को मिलेगा। आप QR कोड को स्कैन करना और फिर जो लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक करना। उसके बाद आपको RRB अप्लाई इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी। आप यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के माध्यम से इसमें लॉगिन हो जाना और फिर आप यहाँ पर इसको अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद में आप यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आपको कैप्चर लाइव इमेज इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप कैप्चर लाइव इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपना जो फोटो है वो कैप्चर कर लेंगे। फोटो कैप्चर हो जाने के बाद में आपके सामने इस तरह से आएगा और फिर आप यहाँ पर इसको सबमिट कर देना, यानी कि इसको आपको
फाइनल सबमिट करना होगा। आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली आपका जो फ़ोटो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। और ये अपलोड हो जाने के बाद में आप यहाँ पर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। आपके जोन में जितनी पोस्ट अवेलेबल है आप वो ऑप्शन यहाँ पर प्रेफरेंस में देखेंगे और आप इस तरह से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इनको प्रेफरेंस दे देंगे। तो आप यहाँ पर जैसी प्रेफरेंस दे दें आपको यहाँ पर नीचे टिक करना है। टिक करने के बाद में नीचे डिक्लेरेशन देखेंगे। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर पैलेस का नाम देना है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर अपना खुद का नाम दे देते हैं। आपको खुद का नाम नहीं देना है, उस जगह का नाम देना है जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं और उसमें भी सिटी का नाम, और फिर सबमिट कर नेक्स्ट कर देना है। और उसके बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। आप यहाँ पर एक बार फिर से चेक करके यहाँ पर टिक करना और सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके बाद में जब आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर देंगे तो ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। उसके पहले तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। इसलिए गाइज़ आप यहाँ पर जो आपकी फ़ीस है वो पे कीजिए, और पे भी तब कीजिए जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए। और इस तरह से गाइज़ आप लोग आरआरबी एनटीपीसी ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई भी सवाल डाउट रह गया हो किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।